हमारे हिंदुस्तान के पवित्र और पावन धरती में बहुत सारे दिग्गज महाकवियों ने जन्म लिया है। उनमें से आज मैं एक कवि के ऊपर डिस्कस करूंगा जिनका नाम है मंगलेश डबराल। आपको पता है ये ऐसे कवि हैं जिन्होंने समाज के उन वर्गों को अपने लेखनी के माध्यम से ऊपर उठाया है जिसे समाज में कोई कभी नहीं पूछता था। ना तो किसी कवि की इतनी हिम्मत हुई है कि उस पर अपनी लेखनी चलाई। इतना ही नहीं, ये कवि उन सभी व्यक्तियों को प्रमोट किए हैं जो किसी भी कारणवश किसी भी चीज से प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से जुड़े हैं, उनको आगे बढ़ाने का प्रयास किया है। इनका यही कहना है कि अगर कोई कार्य में 10 लोग लगे हैं, जितना योगदान उस कार्य में उस लीडर की है, उतना ही लीडर के पीछे काम करने वालों की है। अगर लीडर के पीछे जो काम कर रहे हैं वो सहयोग नहीं किए होते तो ये कार्य संपन्न नहीं होता। इसी कारण से ये कवि इतने लोकप्रिय हुए कि मजबूरन में एनसीईआरटी किताब को आपके सिलेबस में रखना पड़ा। आपको पता है इनकी रचना बहुत ज्यादा नहीं है, लेकिन जितनी भी रचनाएं हैं ना, एक नेक्स्ट लेवल की है। और जब इनकी रचना कोई पढ़ने बैठता है, ऐसा लगता है कि एक ऐसा कवि जिसने समाज के सभी वर्गों को ऊपर उठाने में सहयोग किया है। अगर आप मुझे पहली बार देख रहे हैं, मेरा नाम है आशीष और आप सब देख रहे हैं मिडिल एजुकेशन। चलिए सबसे पहले इनके हम जीवन परिचय पर प्रकाश डालते हैं, फिर देखेंगे हमारे परीक्षा में किस प्रकार से प्रश्न पूछा जाता है। जीवन परिचय में आगे बढ़ने से पहले मैं बता देता हूं, अगर मैं इन्हें संगतकार कहूं तो कोई कम नहीं है। संगतकार का मतलब ये नहीं होता कि ये संगीत में रुचि लेते थे। संगतकार का मतलब ये नहीं होता कि ये समाज के सभी वर्गों के साथ संगत रखते थे। इसका मतलब क्या है आगे डिस्कस करेंगे। लेकिन उसके पहले जान लीजिए, ये कवि न केवल कविता लिखते थे, बल्कि कविता के साथ साथ इन्होंने 2-3 कहानियां भी लिखी है। आपको पता है इनका पॉलिटिक्स, राजनीति से भी गहरा संबंध था और अपने लेखनी में इन्होंने राजनीति के बारे में लिखा है। ये रहने वाले कहाँ के थे? ये उत्तराखंड के टिहरी गढ़वाल में इनका जन्म हुआ था। और ये जैसे ही बड़े हुए तो अपनी शिक्षा दीक्षा के लिए इलाहाबाद चले गए थे। इलाहाबाद कॉलेज से ही इनका चयन हुआ। कई सारे समाचार पत्रिका और अखबार के संपादक के रूप में इनको ले जाया गया और इन्होंने उस पर बहुत अच्छे से कार्य किया है। वहीं से इनकी लेखनी इतनी मजबूत हो गई है कि इन्होंने कई प्रकार की कविता और कहानी लिख डाली। इतना ही नहीं, इन्होंने प्रतिपक्ष, सारिका, जनसत्ता, एक ऐसा समाचार पत्र, एक ऐसा पत्रिका जो कि विश्व प्रसिद्ध है, उन पर कार्य किया है। और लास्ट में इन्होंने सहारा समय में कार्य करते हुए अपने जॉब से रिटायरमेंट ही दे दी। और खुदा न खास्ता वैश्विक महामारी जो पूरे विश्व में फैला हुआ था, जिसका नाम है कोरोना वायरस, तो इनको हो गया था कोविड। और कोविड 19 के कारण 9 दिसंबर 2020 को इनका देहांत हो गया। आज समाज इनको इतना याद कर रहा है कि ऐसे कवि जो हमें उठाने का कार्य किए हैं, एक उत्थान का कार्य किए हैं। अगर कुछ समय तक और हमारे हिंदुस्तान की पावन धरती में रह जाते तो समाज के उन सभी वर्गों को अपने लेखनी के माध्यम से ऊपर उठाते जिनको आज व्यक्ति पूछने से झिझकता है और घबराता है। मैंने इनके लिए एक शब्द यूज किया था, संगतकार। संगतकार का मतलब क्या होता है, आइए इस इमेज के माध्यम से समझते हैं। तुमने देखा होगा कि अगर कहीं पर कोई संगीत हो रहा है या फिर कोई काम हो रहा है, तो काम में जो लीडर होता है ना, लोग उसी की वाहवाही करते हैं कि वाह, इस लीडर ने इस कार्य को संपन्न किया है। जैसे मैं एग्जाम्पल तौर पर लेता हूं, हमारे भारत देश के प्रधानमंत्री हैं नरेंद्र मोदी जी। और नरेंद्र मोदी जो काम करते हैं तो सारे लोग केवल एकमात्र व्यक्ति को सराहनीय करते हैं कि वाह मोदी वाह, आपने तो बहुत अच्छा कर डाला। आपको पता है अगर उस काम को मोदी ने किया है तो मोदी के पीछे कितने लोगों का दिमाग लगा है, कितने लोगों ने रात रात जग करके उस कार्य को संपन्न किया है। जैसे कंप्यूटर चलाने वाला ऑपरेट, नियम को बनाने वाला कोई व्यक्ति बैठा होगा, मोदी को दिमाग देने वाला या सहयोग करने के लिए कोई व्यक्ति बैठा होगा, तो ये सब पीछे काम करते हैं। मोदी तो आपके फ्रंट में है ना, मतलब मोदी तो मुखिया है, बाकी इसके पीछे रातों दिन जग जग करके और भी लोग काम करते हैं। इन्हीं को कहते हैं संगतकार।
जैसे कि आपने संगीत में देखा होगा कि एक सिंगर होता है जो माइक पकड़ कर के गाना गाता है, तो सिंगर तो गाना गाता है देन बेहतर है, लेकिन उसके पीछे कोई तबला बजाता है, कोई गिटार बजाता है, तो कोई वाद्यंत्र बजाता है, तो कोई हारमोनिया लेकर के बजाता है, और कोई पीछे पीछे कोरस भी करता है। अब कोरस क्या होता है? तो कोरस का मतलब ये है कि जैसे मैंने बोला, यशोदा का नंद लाला, ब्रिज का उजाला है। जब मैंने ये लाइनों को बोला, इसको दोहराने वाला जो पीछे से आवाज देता है उसे कहते हैं कोरस। पीछे वाला भी यही चीज बोलेगा, यशोदा का नंद लाला, जिससे हमारा संगीत बहुत ही अच्छा और अट्रैक्टिव दिखता है। तो ये ज्यादातर ना उन सभी व्यक्ति की तारीफ की है जो पीछे काम करते हैं, मतलब जो बैकएंड में काम करते हैं, फ्रंट बस का नहीं। और सारे कवियों ने क्या किया था, केवल जो फ्रंट में रहते हैं उनकी ही तारीफ की थी। तो इस प्रकार से इन्होंने समाज के पिछड़े हुए वर्ग में जो पीछे काम करते हैं उनको भी ऊपर उठाने का कार्य किया था। अब देखिए हमारे परीक्षा में प्रश्न क्या पूछेगा। परीक्षा में यही आएगा कि मंगलेश डबराल की काव्यगत विशेषताएं लिखिए निम्न बिंदुओं के आधार पर। बिंदु में आपके एग्जाम में कुछ भी दे सकता है, कभी जीवन परिचय पूछता है तो कभी रचना पूछ करके खत्म कर देता है, और अगर उसका दिल नहीं भरता तो भाव पक्ष और कला पक्ष, और साथ में इनका साहित्य में स्थान पूछ करके और अपने क्वेश्चन को खत्म करता है। तो चलिए सबसे पहले हम देखते हैं कि जीवन परिचय हमें परीक्षा में कितना लिखना है। फिर इनकी रचना को देखेंगे कि किस प्रकार से इन्होंने रचना की है, उसका ट्रिक देखेंगे। भाव पक्ष और कला पक्ष को समझते ही साहित्य में स्थान दे करके और वीडियो को एंड करेंगे। लेकिन उसके पहले अगर इसके पीडीएफ को डाउनलोड करना है, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, चेकआउट कीजिए, पीडीएफ को डाउनलोड कीजिए। टेलीग्राम पर जुड़ना, वहां पर भी सीधे तौर पर पीडीएफ को शेयर किया जाता है। अब देखो परीक्षा में अगर तुम्हारे या फिर तुमको जीवन परिचय लिखने को दिया जाए तो केवल 4 बिंदु लिखना। सबसे पहले उनका जन्म कब हुआ था, जन्म तिथि। इसके बाद लिखना उनके पिताजी का नाम क्या था। इसके बाद लिखना कि उनकी पढ़ाई लिखाई अर्थात शिक्षा दीक्षा कहां से हुई और इनका मृत्यु कब हुआ था। बस ये 4 बिंदु लिख करके अपने आंसर को खत्म कर सकते हो, और ये सारी चीजें ना एक लाइन में ही लिखना। तो आइए हम देखते हैं कि कब हुआ था इनका जन्म। अगर मैं इनके जन्म की बात करूं तो 16 मई 1948 में टिहरी गढ़वाल उत्तराखंड के कफल पानी नामक गांव में हुआ था। तो केवल आप सन याद रखना, 1948 में इनका जन्म हुआ था। अगर मैं इनके पिताजी के नाम की बात करूं तो इनके पिताजी का नाम अमित दुबे था। इतना ही नहीं, इनकी शिक्षा दीक्षा बचपन में देहरादून में हुई थी, क्योंकि वहीं पर इनका जन्म हुआ था उत्तराखंड के देहरादून में। और बाद में ये आगे की पढ़ाई करने के लिए इलाहाबाद चले गए, और यहीं से इन्होंने कई जगह कार्य किया। और इनकी मृत्यु वैश्विक महामारी कोविड-19 के कारण 9 दिसंबर 2020 को हुई थी। आपको पता है इनको कोरोना हो गया था, और कोरोना के कारण ही इनका डेथ हुआ था। अब इमेजिन करो ना, इनका डेथ अभी हुआ है और एनसीईआरटी अभी से इनको मेंशन करने लगा है, मतलब एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट कवि हैं ये। आइए देखते हैं इनके रचना क्या थे। तो सबसे पहले तुम ट्रिक देखो, एक ट्रिक याद रखना, हम घर के रास्ते पहाड़ जा रहे थे तभी शत्रु की आवाज सुनाई दी। हम घर के रास्ते कहां जा रहे थे, पहाड़ जा रहे थे, तभी शत्रु की आवाज सुनाई दी। अब देखो यहां पर मैंने हाईलाइट कर दिया कि कौन कौन सा पॉइंट तुमको याद रखना है। जैसे हम का मतलब हो जाएगा इनका रचना का है हम जो देखते हैं। घर के रास्ते मतलब घर का रास्ता, ठीक है। पहाड़ तो पहाड़ पर लालटेन। शत्रु मतलब नए युग में शत्रु, और आवाज मतलब आवाज भी एक जगह है। आपको केवल 2 याद रखना है, लेकिन ये ट्रिक याद रखोगे, हम घर के रास्ते पहाड़ जा रहे थे तभी ना शत्रु की आवाज सुनाई दी। तो इस प्रकार से इनकी सारी रचना याद हो जाएगी। आइए अब देखते हैं अपनी रचना में ये किस प्रकार से भाव का उपयोग करते थे। तो देखो यार, मंगलेश डबराल की जो कविता थी ना, या फिर जो काव्य था, वो सामंती बोध था और पूंजीवाद छल कपट का स्पष्ट प्रतिकार था। मतलब जो बहुत पैसे के बारे में बताते हैं ना कि यार हमारे पास पैसा है ये वो है, तो इनका ये विरोध करते थे कि भाई तेरे पास पैसा ठीक है, लेकिन तू तो फ्रंट में इसलिए तेरे पास पैसा, जो पीछे काम करता है उनसे पूछ कितनी मेहनत लगती है। तो इसलिए ये पूंजीवादी छल छल कपट का प्रतिकार करते थे। इसके साथ ही इसका बहुत सारा विरोध किए, लेकिन हल्ला करके नहीं कि यार माइक लेकर के हम चिल्ला रहे हैं, नहीं, इन्होंने हल्ला करके नहीं, बल्कि एक सुंदर स्वप्न के माध्यम से कविता लिख करके इन्होंने पूंजीवादी का विरोध किया था। इन्होंने संगतकार जैसे अज्ञात कलाकारों के महत्व को रेखांकित किया है। संगतकार का मतलब वही है जो पीछे काम करते हैं, गाना वाना बजाते रहते हैं, गाना को दोहराते रहते हैं। उनको इन्होंने मेंशन किया कि भाई वो भी बहुत मेहनत करते हैं जिनको कोई नहीं जानता है ना। आप उसी को जानते हैं जो फ्रंट में काम करता है, बैक एंड में बहुत सारे लोग काम करते हैं लेकिन उसे कोई नहीं जानता। तो इनको उन्होंने आगे बढ़ाया है।
अब देखिए मैं इनके लेखन कला की बात करता हूँ कि किस प्रकार से लिखते थे। तो सबसे पहले इनकी जो भाषा होती ना, बहुत ही सरल और स्पष्ट होती थी। इसे कोई भी बच्चा 18 साल की उम्र का हो गया या फिर 14-15 साल का है, अगर उसे पढ़ने का समझ है तो इनकी कविता को पढ़ करके समझ जाता था। पाठकों के लिए बहुत ही सरल था। इतना ही नहीं, दिमाग को सीधे हिट करता था, इतनी प्रभावशाली भाषा का प्रयोग करते थे। अब देखो ये तो भाई संपादक थे, कई सारे समाचार पत्र पत्रिका में काम किए, तो इन्हें कई सारे भाषा का ज्ञान था। जैसे ये अंग्रेजी जानते थे, उर्दू जानते थे और संस्कृत भाषा का भी ज्ञान था। इन्होंने अपनी लेखन शैली में उसका प्रयोग किया है। अच्छा, अलंकार के प्रति इनका कोई रुचि नहीं था, ये ज्यादा अलंकारों से कोई खास लगाव रखते नहीं थे। लेकिन फिर भी इनके काव्य में हमें अनुप्रास अलंकार, उपमा, रूपक, उत्प्रेक्षा और अतिशयोक्ति अलंकार का वर्णन देखने को मिलता था। लेकिन इन्होंने छंद का अपने रचना में कहीं भी प्रयोग नहीं किया, इस चीज को ध्यान रखिएगा। तो इस प्रकार से था इनका कला पक्ष। अपने लेखन कला को इस प्रकार से इन्होंने सजो के रखा था। आगे देखते हैं इनका साहित्य में किस प्रकार से स्थान है। तो देखो यार, ये तो एक पत्रकार थे, साहित्यकार थे, तो डेफिनेटली साहित्य में एक नेक्स्ट लेवल की रचना करते थे। इनको बहुत अनुभव हो गया था पत्रकारिता करते करते, इसलिए इन्होंने जो काव्य लिखा है एक अनूठा कार्य किया है, क्योंकि ये संगतकार थे। मेन पॉइंट यही याद रखना कि ये संगतकार थे और एक अनूठा कार्य किया है। और हमेशा इनको साहित्य चीरकाल तक, मतलब बहुत लंबे समय तक याद रखेगा, साहित्य इनको कभी भूलेगा नहीं। इस प्रकार थे आपके और हमारे कवि मंगलेश डबराल। वीडियो को पूरा देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगर मन में कोई डाउट है तो 20 नंबर पर आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। सीधे तौर पर पीडीएफ हमसे मांग भी सकते हैं, वहां पर प्रोवाइड करा दिया जाएगा। बाकी लिंक के माध्यम से डाउनलोड कर सकते हो। इंस्टाग्राम पर फॉलो करना ना भूलें। आपका अपना आईडी है मिडिल एजुकेशन, जहां पर आप वीडियो को देख के कमेंट कर सकते हैं और मेरे से बात कर सकते हैं। मैं वीडियो को एंड करता हूं।